नमस्कार, स्वागत है आपका आनादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। उत्तराखंड का स्पेशल डिबेट शो प्राइम टाइम उत्तराखंड आप देख रहे हैं और आज चर्चा करेंगे आफत पर हो रही सियासत पर। उत्तराखंड में मानसून अब आफत बनता हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ से मैदान तक भारी बारिश ने जिंदगी की रफ्तार को कहीं ना कहीं एक तरह से रोक दिया है, ब्रेक लग गया है। 124 सड़कें बंद, नदियां उफान पर। चार धाम यात्रा प्रभावित तो हुई ही, हवाई सेवाओं का रूट तक बदलना पड़ गया। सरकार ये कह तो रहे हैं कि पूरा सिस्टम हाई अलर्ट पर है, लेकिन अब विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है कि अगर तैयारियां पुख्ता थीं तो सड़कें और संपर्क मार्ग आखिर क्यों बार बार बंद करने पड़ रहे हैं या टूट रहे हैं। सवाल यह है, जब उत्तराखंड में बारिश का पैटर्न ऐसा ही रहा है और ऐसा पहली बार नहीं है, हर बार इस तरह की स्थिति देखने को मिलती, खासतौर से मानसून में, तो फिर ऐसे हालात क्यों? चारधाम यात्रा जैसे आयोजनों को विशेष तिथियों तक सीमित आखिर क्यों नहीं रखा जा रहा? सवाल यह भी कि बादल फटने, भूस्खलन जैसी घटनाओं में सरकारी प्रयासों की सीमा आखिर क्या है और क्या होनी चाहिए। आज इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। भारी बारिश के बाद उत्तराखंड में जगह जगह भूस्खलन और सड़क बंद होने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। धारचूला तवा घाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर बोल्डर गिरने से कूलागाड़ पुल क्षतिग्रस्त हुआ। सीमांत इलाकों की कनेक्टिविटी प्रभावित है और सीमा सड़क संगठन डायवर्जन तैयार करने में जुटा है। बारिश का असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ा। देहरादून आने वाली 5 उड़ानों को चंडीगढ़, अमृतसर और दिल्ली डाइवर्ट करना पड़ा। मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून और बागेश्वर में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जबकि कई जिलों में येलो अलर्ट है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों से स्थिति का अपडेट ले रहे हैं। सरकार का दावा है एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग और कंट्रोल रूम पूरी तरह अलर्ट है। बीजेपी का कहना है सरकार ने आपदा से निपटने के लिए पूरी तैयारी की है। संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी की जा रही है और जरूरत पड़ने पर तत्काल राहत एवं बचाव अभियान चलाया जा रहा है। विपक्ष जो है इन तमाम चीजों पे अगर ऐसी परिस्थिति में ये ऊंची हरकतें करता है तो ये बिल्कुल जनता उनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती है। और रही मानसून की बात है तो मानसून आएगा जाएगा, लेकिन हमारा काम है उस जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति करना, उसके लिए प्रभावी कदम उठाना, लोगों के दुख में खड़ा होना, उनके साथ जो है उनको सहयोग करना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है मानसून से पहले तैयारियों के दावे तो होते हैं, मगर बारिश शुरू होते ही सड़क बंद, मलबा और जल भराव की पुरानी तस्वीरें सामने आ जाती हैं। सरकार को सिर्फ अलर्ट नहीं बल्कि स्थायी समाधान पर काम करना चाहिए। अपनी विफलताओं को स्वीकार करिए कि किस तरीके से पीपल कोटी में टीएचडीसी जो टनल में हादसा हुआ, उस हादसे की जानकारी सुबह से आपको थी, लेकिन आपने कोई कार्रवाई नहीं की, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। रेस्क्यू पैसेज जो होता है वो वहां पे था नहीं। इसी तरीके से पहाड़ों पे अन्य जगह जहां आपदाएं आती हैं उसकी भी जिम्मेदारी सरकार की कहीं ना कहीं आजकल हो गई है, क्योंकि आप जिस तरीके से नदियों को चीरने का कार्य कर रहे हैं, पहाड़ों के सीने में छेद करने का कार्य कर रहे हैं, यही वजह है कि बारिश में जो है आपदाओं को हमें झेलना पड़ता है। और आपदा प्रबंधन में सरकार पूरी तरीके से विफल है, जो कि विभाग खुद मुख्यमंत्री जी के पास है। तो अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी भाजपा के जो विधायकगण है वो करते रहे। उत्तराखंड में बारिश की आफत के साथ सियासत भी तेज है। सरकार अपने इंतजामों को मजबूत बता रही है तो विपक्ष सिस्टम की तैयारियों पर सवाल उठा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन तंत्र मानसून की चुनौती के लिए वास्तव में तैयार है, या हर साल की तरह इस बार भी बारिश के बाद ही इंतजाम जागेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो ऐसा पहली बार नहीं है। दरअसल उत्तराखंड एक बहुत ही सेंसिटिव इकोलॉजिकल एरिया है, जहां पे अक्सर मानसून के समय में इस तरह के हालात देखने को मिलते हैं। अब इसके पीछे बहुत से महत्वपूर्ण कारण हैं। सबसे पहले ये एक हिमालयी क्षेत्र है,
दूसरा ये यहाँ पर जो इलाके हैं वो सघन हैं, और तीसरा ये कि टोपोलॉजिकली बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे है। तो यहाँ पे जब बारिश होती है बहुत तेज़ होती है, और यहाँ पे जल निकासी के लिए जो क्षेत्रफल होना चाहिए आमतौर पर उपलब्ध होता नहीं। ऐसे में अगर जल निकासी की परिपूर्ण व्यवस्था नहीं होती है तो यही पानी लोगों के घरों में घुस जाता है, सड़कों में बहने लगता है, और इसी के चलते भूस्खलन होना भी शुरू हो जाता है। क्योंकि आमतौर पर जिन क्षेत्रों में घर बने हुए हैं वो दरअसल जमीन नहीं, एक्चुअल में पठार है। पठार जो होता है एक तरह से जमीन तो दिखने में लगती है पर अंदर से इतनी पुष्ट नहीं होती जिस तरह से आमतौर पर जमीन हमको देहरादून में या भूमिगत क्षेत्र में देखने को मिलती है। और ऐसे ही हालातों में जब वहां पे बारिश होना शुरू होती है वहां पे भूस्खलन होना शुरू हो जाता है, और नतीजा ये बनता है कि भूमिगत इलाकों से, खासतौर से चारधाम यात्रा के दौरान जब लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाना शुरू करते हैं, वह ऊपर से अचानक रात में पत्थर मलबा गिरना शुरू हो जाता है। एक बड़ी चुनौती स्थानीय प्रशासन के लिए भी बन जाती है, वहां की पुलिस के लिए बन जाती है, और ये समस्या सिर्फ एक राजनीतिक दल के लिए नहीं, ये समस्या लंबे समय से रही है। उत्तराखंड का दरअसल उत्तर प्रदेश से विभाजन इसलिए हुआ था ताकि उसका एक अलग विस्तार हो सके, क्योंकि इसकी एक अपनी अलग प्रकृति है, इसका अपना एक अलग विकास होना चाहिए, इसका अपना एक अलग विस्तार होना चाहिए था, पर ये क्यों नहीं हो पाया। इसी पर चर्चा करेंगे आज। हमारे साथ हमारे तमाम दर्शक आज जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी जो जुड़ रहे हैं, डॉक्टर आरपी रतुड़ी बीजेपी से, आशीष सैनी कांग्रेस से हमारे साथ, रविन्द्रनाथ कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत। सर, हम चाहेंगे कि आज एक सकारात्मक चर्चा इन्हीं विषयों पर हो जिनकी पृष्ठभूमि मैंने इस वक्त अपनी भूमिका में रखी है। मैं चाहूंगा कि इसको राजनीतिक खेमे की तरफ से ना देखा जाए। क्या लगता है इस पर आरपी रतुड़ी जी? 9.5 साल हो रहे हैं आपकी सरकार को, और लंबे समय से स्पेशल पैकेजेस में मिलते रहे, उसके बावजूद हम आखिर यहाँ पे सफल क्यों नहीं हो पा रहे? जैसा कि बात लंबे समय से कही जा रही है कि इस बार जो है मानसून के मौसम में हमने बेहतर व्यवस्थाएं की हैं, चाहे जल निकासी को लेकर हो या फिर, क्योंकि देखिए यहाँ सिर्फ आम लोगों के आवाजाही की बात नहीं है, वहाँ पर लोगों के आम खान पान की राशि जो ज़रूरतें होती हैं उससे लेकर जो लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है वो भी एक बड़ी चुनौती बन जाती है इस तरह के हालातों के बीच। और हम फिर एक बार देख रहे हैं कि वहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्था ठप होती नजर आ रही है। किसे जिम्मेदार ठहरा है इसके लिए? नहीं, इसमें को देखिए, ये हिमालय राज्य है, ये केवल उत्तराखंड की बात नहीं है। इसमें हिमाचल आप देखेंगे, कश्मीर आप देखेंगे, और जितने भी सिक्किम है, जितने भी हिमालय राज्य है, ये आपदा से इनका सीधा संबंध है, चोली दामन का संबंध है। और आपदा प्राकृतिक है, ये कोई मनुष्य द्वारा लाई गई नहीं होती है। ये बादल कहाँ फटेगा, कहाँ पर पानी का बहाव बढ़ेगा, मौसम को कोई पहले आकलन करना, सरकार की जिम्मेदारी ये होती है कि जब कहीं पर लैंडस्लाइड होता है तो हमारी जेसीबी वहां काम कर रही है, हमारा सिस्टम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन, पर डॉक्टर आरपी त्रिपाठी जी, मैं इसी पे आना चाहूंगा। जब आप बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो जाहिर तौर पर वहाँ के इकोलॉजिकल जोन, वहाँ से बहने वाली नदियों, वहाँ के तापमान और वहाँ की ढलान, हर एक चीज़ की स्टडी करने के बाद ही वहाँ पे इतने बड़े बड़े नेशनल प्रोजेक्ट जो है शुरू करते हैं। तो वहाँ पे जाहिर तौर पर स्टडी करते होंगे। अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स के लिए, बड़े बड़ा हाईवेज के लिए आप इतनी डिटेल स्टडी करते हैं और वहाँ पर इन योजनाओं के ऊपर 1000, 8000, 10,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च किए जाते हैं, तो फिर आम लोगों की आवाजाही के लिए जो सड़क बनाई जा रही है या टनल्स बनाए जा रहे हैं, उस पर इस तरह से काम क्यों नहीं हो रहा? ये तो बुनियादी जरूरत की बात है। आखिर वहां पे हम क्यों नहीं इस तरह से काम कर पा रहे हैं? नहीं, आप देखिए, उत्तराखंड में जब ये कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं था, आपने सतपुली में सुना होगा कि एक बाढ़ आई थी और पूरा शहर सतपुली डूब गया था, तब कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं था। बेलाकुची जब आया था, बाढ़ आई थी, तब यहाँ कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं था। आपकी भिलंगना घाटी में, आपकी हमारी प्रतापनगर घाटी में, नहीं, आरपी रतुड़ी जी, आप कान गलत पकड़ रहे हैं। मेरा ऑब्जेक्शन इस बात को लेकर नहीं है कि आप इतने बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं। मेरा ये कहना है कि अगर वहां पे इतने बड़े प्रोजेक्ट इतनी हाई स्टडी के बाद अगर सस्टेन कर सकते हैं, तो छोटे छोटे सड़क और निकासी के लिए जो सड़कें बन रही हैं उसको लेकर क्यों इस तरह से काम नहीं हो सकता, इतने साइंटिफिक मेथड के साथ काम नहीं हो सकता? मेरा ये पॉइंट है।
नहीं नहीं, सरकार पूरी तरह गंभीर है। हम्म और जब कोई डेवलपमेंट होता है तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा सड़क को आप पहाड़ में चौड़ा करेंगे हम्म तो कहीं ना कहीं कटान में बरसात में वो जो हमारी जमीन है वो खिसकने का काम करती है। पर हमारी सरकार अलर्ट मोड पे रहती है, वहां जेसीबी खड़ी रहती है। चाहे वो आपने देखा होगा कि पिछले साल से अब तक 4 धाम यात्राओं का रिकॉर्ड टूटा है। इसका मतलब व्यवस्था ठीक होगी तभी तो वहां यात्री पहुंच पा रहे होंगे। पर आप जाहिर तौर पर लैंडस्लाइड चिंतित तो होंगे, ये जो हालात बन रहे हैं वहां पे उसके लिए चिंतित तो होंगे आप? निश्चित तौर पर सरकार पूरी तरह गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री हर समय अपने जो आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम है उसके संपर्क में रहते हैं और बहुत ही संजीदा और संवेदनशील है। निश्चित रूप से प्रमुख समय और तमाम राज्यों से लोग वहां पहुंच रहे हैं जी, लोग वहां पे पहुंच रहे हैं और आपके स्थानीय प्रशासन वहां पे निगरानी रख रहा है। खैर आशीष सैनी जी सुन रहे थे। जी आशीष जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं इस पर नहीं जाना चाहूंगा कि किस सरकार ने क्या किया, लेकिन मैं इस पर जरूर गौर करना चाहूंगा कि हम क्या नहीं कर पाए। देखिए, यदि आप उत्तराखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में यह सवाल रखते हैं कि उत्तराखंड राज्य क्या नहीं कर पाया जिससे अच्छा प्रबंधन हो सके, वो ये था कि जो हमारे यहाँ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, आपने सीधा सवाल पूछा, जब बड़े बड़े डैम और बहुत सारे स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर भी है वो और बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, हाई राइज बिल्डिंग है, जब वो ठीक ठाक खड़ी रहती है तो उससे सामान्य सड़कें जिस पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं वो ठीक क्यों नहीं? वो इसलिए ठीक नहीं है कि ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी। आपको मैं बताऊं कि बहुत सारे निर्माण जो होते हैं, 2 तरह के भ्रष्टाचार है। नंबर 1, जब सड़कों के निर्माण होते हैं और नालों के निर्माण होते हैं तो उसको भ्रष्टाचार। दूसरा ये है कि जो स्थानीय निकाय हैं, पानी के निकलने की जो जलभराव होता है या जल बहाव है, उनके निकलने के रास्तों पर अतिक्रमण किए जाते हैं। वो अतिक्रमण पर आंखें मूंदने का काम जो विभाग करता है, स्थानीय प्रशासन करता है, वो इसके लिए जिम्मेदार है। अब आ जाइए सरकार पर, क्योंकि 9 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हमने हमेशा इनसे कहा कि अतिक्रमण करने से रोकिए या रास्ते को क्लियर करने का काम कीजिए। और एक सर्वे ऑफ इंडिया की एक ड्राइंग आती है जिसमें नदियों के नालों के फ्लड जोन निर्धारित होते हैं। जहां तक फ्लड जोन निर्धारित है वहां तक किसी भी तरह का अवरोध नहीं होना चाहिए। ये हमें करना चाहिए था उत्तराखंड राज्य को, हम नहीं कर पाए। यही वो कारण है कि एक छोटे से छोटे शहर से लेकर बड़े से बड़े शहर में भी जल भराव और इस तरह की आपदाओं का निमंत्रण दिया जा रहा है। ये गंभीर मामला था, इस पर कार्रवाई की जानी थी। अब क्योंकि आप भाजपा के प्रवक्ता तो उस पर राजनीति खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं उस फैक्ट को सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कमी आज है और इसको ठीक किया जाना है। हमारी सरकार होगी तो हम खुद ठीक करेंगे, नहीं होगी तो हम बीजेपी की सरकार से आज निवेदन कर रहे हैं कि किसी भी जगह पर सर्वे ऑफ इंडिया से डिटेल लेकर फ्लड जोन निर्धारित किए जाए। वो किस निकाय क्षेत्र में, जिला पंचायत में या किस नगर पंचायत, नगर पालिका में, नगर निगम में, उनके अधिकारियों को इसका अधिकार के साथ जिम्मेदारी दी जाए कि वो उसको ठीक कर सके। और वो नहीं कर पा रहे हैं, ये उनकी विफलता है और अपनी विफलता का ठीकरा वो चाहे किसी पर भी फोड़े, लेकिन भ्रष्टाचार इसके पीछे जो किया जा रहा है, मैं आपको उदाहरण दूंगा। नैनीताल के अंदर कुछ जगह ऐसी है जो नोटिफाइड एरिया है, जैसे नजूल के रूप में या किसी भी अन्य रूप में, वहां पर उसका लैंड यूज चेंज कर करके कमर्शियल और नॉन कमर्शियल एक्टिविटी, रेजिडेंशियल एक्टिविटी चल रही है। तमाम शिकायतें करने के बावजूद अधिकारी अपने छोटे छोटे लालच में। पर आशीष जी, आप इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि वहां पर जो ये बिजनेस लॉबी है उनका बहुत बड़ा प्रेशर रहता है, और ऐसा नहीं है, चलिए सरकार भले बीजेपी की हो, शहर में तो आपकी भी पार्षद है, और कहीं ना कहीं वो प्रेशर तो बिजनेस लॉबी का आपके पार्षदों के ऊपर भी रहता है, आपके क्या बोलते हैं महापौर के ऊपर भी रहता है। तो ऐसे में वहां आप झुक जाते हैं, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती, आप भी जानते हो कि पर्यटन एक बहुत प्रमुख साधन है और कहीं ना कहीं इसके चलते ही प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है। मैंने आपके सामने जो बात रखी वो दल निरपेक्ष रखी, मैंने पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं की है। मैंने बिजनेस लॉबी की बात की, मैं धार्मिक चीजों पे गया ही नहीं। ना मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जो बिजनेस लॉबी होती है, जब हम शिक्षा में सुधार की बात करते हैं तो प्राइवेट स्कूल की एक लॉबी खड़ी हो जाती है। जब हम इस तरह के निर्माण की बात करेंगे तो जो बिल्डर्स है या बहुत सारे लोग हैं जो उसमें लाभार्थी है वो एक लॉबी बना लेते हैं।
जब भी हम किसी सुधार की बात करेंगे, अतिक्रमण की बात करेंगे, तो उसकी भी एक लॉबी बन जाती है। और दल निरपेक्ष की बात इसलिए है क्योंकि जो लोग आज कांग्रेस में, कल को वही भाजपा में चले जाते हैं। मेरे लिए फिर वही बड़ा लोग सवाल भाजपा ये में है चले जाते कि हैं। वाटर तो ये- लॉगेज की ये- इतनी बड़ी समस्या आखिर क्यों खड़ी होती जा रही है उत्तराखंड में, मैं समझने की कोशिश करूंगा। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविन्द्रनाथ जी, किस तरह से देखिए इसे कि वाटर लॉगेज की एक बड़ी समस्या उत्तराखंड में आज भी बनी हुई है। जहां हम बात कर रहे हैं इंटरनल टनल्स की, वहां बात कर रहे हैं डायरेक्ट लॉजिस्टिकल कनेक्शन की, वहां पे वाटर लॉगेज से गुजर नहीं पा रहे, वहां पे इतना पानी जमा हो जा रहा है कि वहां पे पूरे के पूरा सड़क ढह जा रहा है। ये कैसे हो रहा है? देखिए, विकास कार्य जो है वो जनता की जरूरत है, और उत्तराखंड की जो भौगोलिकी है वो दूसरे राज्यों से कुछ भिन्न है। मैं आपको याद दिलाऊं, जब सिलक्यारा कांड हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे गडकरी जी आए थे जी, और वो सिर्फ इस बात से हैरान थे कि भाई हमारे यहाँ तो पहाड़ पहाड़ होता है, और यहाँ तो पहाड़ में आपकी जो है मिट्टी भी है और आपको सब कुछ है यहाँ पे। तो अब ये जो आपकी टीएचडीसी की टनल वाला कांड हुआ है जी, ये जो घटना हुई ये है हैरानी इस बात की है कि केंद्र सरकार की परियोजना है ये। तो बारिश के समय 22 मजदूर वहां पे क्या कर रहे थे जी, भाई? आपको पता नहीं था कि भाई यहाँ की जो है भौगोलिकी किस तरह की है, यहाँ कभी भी पानी आ सकता है, मलबा आ सकता है। तो जो सावधानी आप जनता को बताते हैं कि भाई जनता जो है मौसम विभाग की चेतावनियों के हिसाब से घर से बाहर निकले, यात्रा उसी हिसाब से करे, तो आप जो विकास कार्य कर रहे हैं, लोगों की आप जो है जीवन दांव पे लगा रहे हैं, तो आपकी क्या जिम्मेदारी है? उसकी जवाबदेही मिलनी चाहिए। देखिए, 22 मजदूरों में से 12 मजदूरों की जान चली गई। आप जो है उनके परिवारों को कुछ ही मुआवजा देकर आपके देते फिरिए, लेकिन किसी का जीवन वापस नहीं हो सकता। और तो रविंद्र सवाल जी, ये इस है तरह कि की जो घटना सिर्फ उत्तराखंड में नहीं हुई है, छत्तीसगढ़ से लेके कई अलग अलग राज्यों में, कई कोयला खदान में, कई और जगह हुई है। और मैं इसको लेके सीधे एक बात कहूंगा कि अपरिपक्व लोगों को जब आप जिम्मेदारी सौंपेंगे तो इसी तरह के हालात देखने को मिलेंगे। नहीं, टीएचडीसी तो एक विशेषज्ञ संस्था है महाराज जी, उसने तो आपका टेरी बांध बनाया है। उसके बाद जो है आप एक टनल बनाने में फेल होते हैं और वहां इतनी जनहानि होती है। तो इसमें जो है अधिकारियों की, जिन्होंने इस मौसम में काम चलाने का फैसला लिया, उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए और उन्हें सजा होनी चाहिए। जब तक एग्जाम्पलरी कोई एक्शन नहीं होगा तो ये दुर्घटनाएं ऐसे ही होती रहेंगी जी। और उसका खामिया जो है रविंद्र जी, थोड़ा मजदूर- समय सीमित है, मैं जल्दी से इस पे आना चाहूंगा। जो स्थिति इस वक्त उत्तराखंड के, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण देना चाहूंगा। इटली का एक सबसे मशहूर शहर है वेनिस। वेनिस पूरा शहर जो है वो पानी के अंदर डूबा हुआ शहर है। हर साल वो 2 मिलीमीटर डूब रहा होता है। वो शहर आज भी खड़ा है, उसकी इमारतें खड़ी हैं, और हम जमीन पे हैं, लेकिन फिर भी कभी मलबा गिर जा रहा है, कहीं घर गिर जा रहे हैं, कहीं सड़कें ढह जा रही है। हो क्या रहा है? आपको भी पता होगा, वेनिस बहुत मशहूर है, मतलब भारत से भी बड़ी संख्या में लोग जाते हैं वहां टूरिज्म के लिए। ये क्या स्थिति है? ये तो एक्चुअली हमारा विज्ञान बहुत नया है और ये संरचनाएं जो है बहुत पुरानी है। जो इस समय का विज्ञान है इससे पहले की है। देखिए, जो आपकी सीमेंट से और इस्पात से जो बिल्डिंग बन रही है उसकी एज बताते हैं भाई 100 साल तक तो ये बिल्डिंग रहेगी। और देखिए, हमारे सामने सदियों पुराने आपकी जो है किले खड़े हुए हैं, महल खड़े हुए हैं। तो वो पुराने जो विद्या है उससे कोई सीखना नहीं चाहता और कहते हैं कि भाई जो हम बता रहे हैं, विज्ञान जो बता रहा है, जिसे विज्ञान बता रहे हैं हम, कि उससे आपकी जो है संरचनाएं खड़ी हो रही हैं। तो पुराने से जहां से सीख मिले अस्थाई निर्माण की, वहां सीखना चाहिए, लेकिन ये कोई सीखना नहीं चाहता। अब तो हो लगा भाई जितना ज्यादा बजट होगा उतना सबको फायदा होगा, राजनेताओं को भी, अफसरों को भी, लेकिन उसका नतीजा क्या होता है वो आपकी जो मजदूर है, गरीब है, उसको भुगतना पड़ रहा है। जी।
तो जाहिर तौर पर जैसे हम देख सकते हैं कि एक तरह की कॉस्मेटिक सॉल्यूशन जो है हर बार निकाल लिया जैसा जैसा कि हम देख रहे हैं। आरपी रतूड़ी जी क्या कहना चाहेंगे कि हर बार हम देखते हैं कि जो भी सड़क टूटी फूटी होती है, कहीं पे भूस्खलन हो जाता है, वहां पे हम कॉन्क्रीटाइजेशन कर देते हैं या फिर मलबा भर देते हैं, लेकिन फिर एक बरसात के बाद वो जो पैसे हम लगाते हैं वो वैसे के वैसे ही ढह जाते हैं अगली बरसात में। नहीं अभिषेक जी देखे, ये निश्चित है क्योंकि विकास विनाश की जननी भी है। जब विकास होगा तो खनन भी होगा, खदान भी होगा, पहाड़ भी, और पूरे लोगों को विकास भी चाहिए। अब आप कहेंगे मेरे एक मित्र, अभी राजनीतिक मैं करना नहीं चाहता था आपदा पे, लेकिन आप देहरादून के अगर बिंदाल को, रिस्पना को देखें तो इसके किनारे कौन सी बस्ती है? इंदिरा बस्ती, राजीव गांधी बस्ती, संजय गांधी बस्ती। ये किसने बसाए भाई? ये नदियों को छोटा किसने किया? किसने इनके साथ खिलवाड़ किया? सवाल यह है कि राजनीति तब ठीक लगती है, आपको विकास भी चाहिए, आपको वोट भी चाहिए। अगर उनको सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इनको शिफ्ट करना है तो वह आप झंडे लेके खड़े हो जाते हैं। अगर हम जाम को खत्म करने के लिए बिंदाल पर और रिस्पना पर एलिवेटेड रोड बनाने की बात करते हैं तो ये झंडा लेके खड़े हो जाते हैं, उन लोगों को उकसाने का काम करते हैं। तो एक तरफ आप बस्ती बताने के, अरे भाई भाजपा के किसी नेता के नाम पर है कोई ये नदी किनारे? बेसिकली मोटा मोटी आरपी रतूड़ी जी डेमोग्राफिक चेंज को कारण बता रहे हैं। समय थोड़ा सीमित है, रतूड़ी जी माफ कीजिएगा, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ। आशीष जी आपके पास 30 सेकंड है, जल्दी से। आपके सामने रतूड़ी जी 1 मिनट रुक जाइए, समय कम है। आपने अपनी बात कह दी। 9 साल से किसने इनके हाथ पकड़ रखे थे कि ये उन लोगों का पुनर्वास करके वो जगह को खाली कराए? ये किसके मुंह की तरफ ताक रहे थे कि कांग्रेस वाले आएंगे तब इनको इनका मन करेगा, ये करेंगे? यानी पूरी सरकार 9 साल तक एक दूसरे का मुंह देखते रहे, धरने पर आप एक दूसरे का मुंह देखते रहे, आपने काम किया नहीं है। वैसे रविन्द्रनाथ जी, मैं कभी भी समझ नहीं पाता इस टर्मिनोलॉजी को, ये डेमोग्राफिक चेंज क्या होता है? जब बंटवारा हुआ था तो दिल्ली के मेन गेट से लेके पंजाब और वहां तक सब झुग्गियों में ही लोग रह रहे थे। अभी वो कह रहे हैं कि वहां पे राजीव गांधी कॉलोनी है या इंदिरा कॉलोनी है, पंडित दीनदयाल भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब झुग्गियों में ही बड़े हैं सर, सब किसान ही थे। पर पता नहीं खैर बदलाव हुआ है। पर बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड में एक बड़ी चुनौती आन पड़ी है। प्राकृतिक आपदा हर साल वहां पे आती है और एक बहुत बड़ी आबादी वहां पे बसती है। हम वहां जाते हैं, वहां प्रकृति का आनंद लेते हैं, वहां के तीर्थाटन में हम हिस्सा लेते हैं, लेकिन हर साल वहां पे कई घर उजड़ जाते हैं और वो लोग जो हमें तीर्थ कराते हैं वो खुद बेघर हो जाते हैं। कहा जाता है कि स्पेशल पैकेज दिल्ली की तरफ से आता जरूर है, लेकिन आप सोच के देखिए, वो हर साल एक घर बसाते हैं, हर साल उनका घर टूट जाता है और फिर से बनाते हैं और हमें तीर्थ कराते हैं। इसी ख्याल के साथ इस कार्यक्रम को ये पे देंगे विराम। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।